आप सुन रहे हैं कहानियों की पोटली निशांत सक्सेना के साथ। हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। मेरा नाम है निशांत सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, लेके हाजिर हूँ फिर आपके सामने एक बार अपनी कहानियों की पोटली। तो आइए, किस बात का है इंतजार, उठा लीजिए अपने चाय का कप और बैठ जाइए सुकून से। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है उखड़े पांव। देखो, समुंदर कितने भयावह ढंग से सुंदर लग रहा है, होटल की खिड़की से बाहर देखते समय जोगिंदर ने कहा। सफेद समुद्री चिड़ियों की उड़ान के पीछे क्षितिज पर एक जहाज उतरता दिखाई पड़ा। एक जवान अमेरिकन लड़की जोगिंदर को पीछे से बाहों में भरती उसके कानों को चूमती हुई बोली, ओह, ये जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। धूप में दिसंबर के उस चमकते दिन समुद्र लोहे और चांदी मिले धूप धातु जैसा लग रहा था। लड़की की सोनी सी देह पर हाथ फेरते जोगिंदर समुद्र पर उड़ती चिड़ियाओं को देख रहा था, मानो उसकी स्वतंत्रता से उसे ईर्ष्या हो रही हो। फिर लड़की को देह पर कपड़े डालने के लिए कहा और दोनों चल दिए समुद्र तट पर घूमने के लिए। हवाओं में रेत पर नंगे पैर चलते दोनों सेहर सेहर उठते। वो लाल स्वेटर और नीली पैंट में था, लड़की केसर रंग के फड़फड़ाते वस्त्रों में। फ्लोरिडा के इस प्यारे मौसम से सुखी होते लड़की ने कहा कि शर्त करती हूँ इस समय न्यूयॉर्क में बर्फ गिर रही होगी। समुद्र में उतर जोगिंदर ने पानी छलका, रेत पर खड़ी लड़की को भिगो दिया। चमकती उंगलियों को वो देखती रही और पानी में उतर रही। एक बड़ी लहर उन दोनों की तरफ बहुत तेजी से आ रही थी। दोनों रेत की ओर दौड़ पड़े। समुद्री चिड़ियाओं की टेटें बीच हवा रेत उड़ाती रही। लड़की की आंखें भर आई और बोली कि डार्लिंग, वादा करो कि इंडिया पहुंचते ही फोन करोगे और वहां महीने भर से ज्यादा नहीं रुकोगे। आंखें तो जोगिंदर की भी भर आई। दोपहर के भोजन के बाद ऊपर आकर दोनों ने प्यार किया। लड़की को नींद आ गई और जोगिंदर खिड़की पर समुद्र की बदलती शक्लों में खो गया। लड़की ने देह सकोड़ते हुए कहा, मुझे ठंड लग रही है डार्लिंग। उसे कंबल उड़ाते जोगिंदर ने उसके माथे को चूमा और फिर खिड़की के पास आकर समुद्र पर उतरती तस्वीरों में खो गया। वहां भारतवर्ष का एक गांव था। उसकी पत्नी थी, सांवली, सुंदर। तब वो 17 साल की थी जब उसे जोगिंदर छोड़कर आया था 5 साल पहले। मुश्किल से 6 महीने साथ बीते थे और अब उसने समुद्र की खारी लहरों पर एक उदास जवान लड़की को राह देखते देखा। वहां लहरों पर जाड़े की धूप में उसका गांव था, शांत। अपना घर और ईंट की दीवारें, आंगन जहां धूप में अन्न सूखते और करनीसों में घर किए गौरैया चहकती। धूप में अलसाई एक बिल्ली, धोए अनधोए बर्तन, सूखती रंगीन साड़ियां और अंधेरे में ठंडे पत्थर की चक्की। अमेरिका आने के कुछ दिन बाद ही उसकी भेंट माली से हुई। वो 3रे वर्ष की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो कुछ पढ़ रही थी। उसने न्यूयॉर्क में नौकरी कर ली। वहां घर वो बहाने भेजता रहा, कि बराबर याद आती रही। उसके मासूम खत आते, लेकिन वो उन्हें पढ़ता और बगल में रख देता। जोगिंदर जानता था कि इस तरह के खेल नहीं खेले जाते। माली भी इस बात को जानती थी और कहती थी कि ओ जोग, मुझे उसके दुख से दुख होता है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जब कुछ दिनों से जोगिंदर का मन उदास हो चला था। जिंदगी के 2 घायल टुकड़े होते जा रहे थे। माँ बाप से शिकायत हो चली,
कि शायद बस पता नहीं। इधर माली भी गर्भवती हो गई थी। कंबल में लिपटी माली खिड़की के पास आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वापस नहीं आ सकते या वापस नहीं आओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर तुम इतने खोए हुए क्यों हो? माली ने जोगिंदर का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा। उस दिन शाम तक वो एक दूसरे में लिपटे रहे। जोगिंदर उससे इस तरह से बात कर रहा था कि जैसे माली एक सपना हो और एक याद हो। माली डर जाती। उसे देखती तो ऐसा लगता कि जैसे वो उसे आखिरी बार देख रहा हो। ओ डार्लिंग, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या ये सचमुच हमारे साथ की आखिरी दिन है? उस दिन वो समुद्र तट पर बसे उस शहर गए। किसी क्यूबन भोजनालय में खाना खाया और एक स्पेनिश फिल्म देखी। और वो घंटों बस यूं ही घूमते रहे। स्पेनिश और अंग्रेजी भाषाओं से मिली जुली आवाजों के बीच चलते एक दूसरे को थामे वो डरे हुए थे। जो तुम इतनी दूर क्यों हो? मैं बहुत नजदीक हूं माली। इतना नजदीक तो मैं तुमसे कभी भी नहीं रहा। अब वो एक बड़े से पार्क में थे। माली ने झाड़ी के पीछे उसे अंकवार में भरते हुए कहा। इतनी ढेर सारी जिंदगी अभी जीने को पड़ी है। तुम्हें याद है, पिछली गर्मियों में रात के चांद के नीचे हम सारी रात नाचते रहे थे। सेंट्रल पार्क में झाड़ियों के पीछे दौड़ते रहे थे। तब हम कितना हंस रहे थे, चमक रहे थे और कितना खुश थे। हम कितने हल्के और स्वतंत्र थे। और वो ढेर सारे हंगेरियन लोग, उनके हंगेरियन नाच में और उनके लोकगीत में आए हाय मजा आ गया था। अब अगले साल हम फिर वहीं आएंगे। एक बार मैं लौट आऊं। पर माली का दिमाग आज उसकी बातों की तरफ नहीं था। उसे बार बार लग रहा था कि शायद जोगिंदर अब जो इंडिया जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा। अच्छा, तुम्हें याद है वो वादा जोग? जनवरी फरवरी तक तो तुम इंडिया से वापस लौट आओगे ना? फिर मार्च अप्रैल आते आते गर्मियां आ जाएंगी। ओ डार्लिंग, मुझे अकेले इस जंगल में ज्यादा दिनों के लिए मत छोड़ना। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो? जोग, ये अपराध होगा। मत जाओ जोग, प्लीज मत जाओ। माली अंधेरे में फफक कर रो पड़ी और कई लंबे क्षणों तक रोती रही। कोई और भी रो पड़ा। कल आने से पहले रात के अंधेरे में दोनों कुछ देर तक समुद्र तट पर टहलते रहे। ठंडी हवा उन्हें कपाती रही। किसी चट्टान के पीछे रह रहकर फड़फड़ा उठते पंखों की आवाजें आ रही थी। जोगिंदर ने चट्टान के पीछे देखा और कहा कि लगता है कोई टूटे पंखों वाले उड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। वहां था अंधेरे में मत्ता समुद्र और वही आहत पंखों वाला, जिसकी केवल आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। उस रात जोगिंदर सो नहीं पा रहा था। माली को सोई छोड़कर वो फिर खिड़की के पास आ गया, जहां से चांद लिए आकाश का एक टुकड़ा दिखाई पड़ रहा था और समुद्र का सक्रिय अंधेरा विस्तार। देर से उग रहे उस पीतल के टुकड़े को देखते ही उसने कहा, ये चांद कहां से आ गया? मुझे भी कहीं उगना पड़ेगा। वो मेरा उस गांव में कब तक इंतजार करती रहेगी? लेकिन माली का क्या होगा? मुझे घर लौटना ही पड़ेगा। माली का क्या है, उसे तो कोई और मिल जाएगा। उसका आकाश चंद्रमाओं से भरा है, लेकिन वहां तो सिवा अंधेरे और टूटते तारों के अलावा कुछ भी नहीं है। जोगिंदर ने सोती माली को देखा और फिर आंखें भर आई। माली किसी दुस्वप्न से गुजर रही थी।
माली ने जोगिंदर को बाहों में भरा और कहा कि ओह, वो सपना था। जोगिंदर ने पूछा कि कैसा सपना? एक लड़की थी जो मैं थी, और न्यूयॉर्क सिटी में टेलीफोन बूथ में बहुत भयंकर ठंड थी, और उसमें बहुत ही हल्के ओवरकोट में एक थरथराती जिसका पेट बहुत बड़ा हुआ है, वो पता है, वो सोने की बालियां रोने से कांप उठती है ना, उस तरीके से वो कांप रही थी। उसने फोन पर तुम्हारी बर्फ जैसी ठंडी बातें सुनी कि अब उसे अकेला रहना पड़ेगा। माली का तो जैसे गला भराया और वो रो पड़ी। जोगिंदर माली को प्यार करता था। उठकर खिड़की के पर्दे ठीक करने लगा और फिर दीवार पर चढ़ने वाले गुलाब सांवले धब्बों में लग रहे थे, साफ कर चुका था। कई दिनों से जोगिंदर सो नहीं रहा था। सर भारी था, इसलिए उसने एस्प्रिन की 2 गोलियां ले ली। वो माली के शरीर से चिपककर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह होते होते उसने भी एक सपना देखा। उसने देखा कि दोनों समुद्र तट पर चले जा रहे थे। हाथ में पानी में हाथियों सी उभरी चट्टानों की ओर इशारा करते हुए जोगिंदर ने कहा, चलो उधर चलें। माली को बाह में कसे वो उड़े जा रहा था। माली ने चट्टान पर उतरते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम उड़ते भी हो। दूर क्षितिज पर जहाज उतरते और फिर पश्चिम दिशा में खो जाते। माली जोगिंदर की जांघों पर सर रख के सो गई थी। वो जैसे चट्टान से फिसल पड़ा। माली ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो बहुत नीचे जा चुका था। गिरते गिरते उसके एक नुकीले पत्थर को बाहों में भर चुका लिया था। ऊपर, बहुत ऊपर चट्टान पर खड़ी माली हंस रही थी। जोगिंदर को कर हाथी सुन बाहें फैलाए बुलाने लगे, डार्लिंग, तुम उड़ के तपाक से ऊपर आ जाओ ना, क्यों इतने बेहाल हो? डराते हुए जोगिंदर ने कहा, मेरे पाँव उखड़ गए हैं माली। अब तो ठीक होने में महीनों लगेंगे। तब तक तो तुम्हारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और इस बार तुम फिर इंडिया जा नहीं पाओगे। उठा के मार के हंसती रही और बहुत देर तक हंसती रही। माली ने जोगिंदर को जगाया और चुंबनों से उसकी देह को ढकते हुए बोली, क्या बात है डार्लिंग, डरा क्यों रहे हो? जोगिंदर शांत। सब कुछ जानकर भी शायद चुप था। सच्चाई से उसके पांव उखड़ गए। सच्चाई से उसके पांव उखड़ गए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ कहानी उखड़े पांव। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियां सुनने का शौक है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूं आपसे अगली कहानी के साथ।